हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अभी हम जो करेंगे वो है हमारा हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर करेंगे। टोटल हमने 3 मॉडल पेपर्स आपके लिए तैयार किए हैं और उस 3 में से ये पहला मॉडल पेपर है। मैं कंप्लीटली तीनों मॉडल पेपर आपको दिखाऊंगा। जिस तरीके से हमने इंग्लिश में आपको 6 मॉडल पेपर की बात करी थी, उसमें से 3 मॉडल पेपर आपको मिल चुके हैं और बाकी जो 4 बचे हैं वो बाकी 3 बचे हैं वो बहुत तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी में भी 3 मॉडल पेपर्स जो है उसमें जो आपका पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शामिल करी है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका रचना लेखन क्यों नहीं हो, जिसमें विज्ञप्ति आएगा, आपका पत्र लेखन आएगा, उसमें आपका बाकी जितने भी रचना के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके ज्ञापन है, अर्धशासकीय पत्र है, ये रहेगा। उसके बाद अंत में जो आपका एक निबंध रहेगा पूरा 6 नंबर का रहेगा। तो उस निबंध में भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो है वो हमने कंप्लीट उसमें तैयार करी हैं। तो एग्जाम में अगर आप ये जो पढ़ के चले जाते हैं, तीनों अगर मॉडल पेपर पढ़ के चले जाते हैं बच्चों, विश्वास रखिएगा आपका पेपर जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक करके कंप्लीट इस पेपर का करेंगे सॉल्यूशन, किस तरीके से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक अपठित गद्यांश है जिसमें से रिक्त स्थान आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास एक पद्यांश अपठित, इसमें से भी अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं विद आंसर्स हैं और ये पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा, ऐप में मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद आपके रहेंगे 12 एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके गद्य में से, पद्य में से, सबके जो अलग अलग टाइप्स जहाँ से पूछे जाने हैं वहाँ से हमने ये कंप्लीट तैयार किया है। तो ये आपको मिलेगा कंप्लीटली, आप देख रहे हैं ये आपका एमसीक्यूज टाइप का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जब ये 12 एमसीक्यूज रहेंगे और 12 एमसीक्यूज के बाद में आपको यहाँ पर मिलेंगे जो क्वेश्चन है अपने खंड ब जो रहेगा उसमें प्रश्न उत्तर जो रहेंगे बुक्स में से आपके, चाहे वो अभिव्यक्ति और माध्यम है, हमारी जो हिंदी की दोनों किताबें हैं उसमें से रहेंगे। व्याकरण कंप्लीट आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 6ठा प्रश्न आप देख रहे हैं कंप्लीट करेंगे, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। इसके अलावा अपनी जो व्याख्या रहेगी, सप्रसंग व्याख्या जो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से, उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। वितान बुक और कंप्लीट जो कुछ भी आपका इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमने तैयार किया है। अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, पूरे पेपर को पढ़िएगा, मैं पूरा हल करवाऊंगा अभी। ओके, तो ये रहेगा। और एंड में जहां पर हम जाएंगे वहां पे अपना एक निबंध लेखन है। तो आप देख रहे हैं बालिका शिक्षा पर निबंध, बहुत अच्छे तरीके से है। किस तरीके से निबंध लिखना, मैंने जब निबंध वाला जो आपने अध्याय पढ़ा होगा, नहीं तो उस यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से पढ़ लीजिएगा कि निबंध कैसे लिखना है। पद्य की पंक्तियां हम शामिल करते हुए उसको बेस्ट से बेस्ट निबंध कैसे लिख सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। और बीच बीच में भी जहां आपको लगे वहां पे आप पद्य की पंक्तियां जरूर ऐड करिए, या फिर कुछ महापुरुषों की जो महापुरुषों के जो उद्धरण होते हैं उन्हें शामिल करते हुए निबंध लिखे जाते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके कंप्लीटली इस पेपर को देखने वाले हैं और ये है पहला पेपर। 2 और पेपर मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला हम यहां से शुरू करेंगे। ये जो अपठित गद्यांश है आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा प्रश्नों पे चलता हूं। पढ़ करके मैं टाइम नहीं खराब करूंगा क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ये एक्सरसाइज करनी है, अभ्यास करना है। तो पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे बच्चों, आंसर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि आर्यों का साहित्य किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों इस आपका जो गद्यांश है इसी में आपको आंसर मिलेगा कि आर्यों का साहित्य भारत के समूचे जन समूह के विकास के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य कौन सा है। तो भारतवर्ष का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य जो है वो आर्यों का साहित्य है। तीसरा प्रश्न है कि समृद्ध शब्द का विपरीत शब्द क्या है। तो समृद्ध का विपरीत शब्द है दीन मैंने गरीब, समृद्ध मैंने विपुल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा रहेगा बच्चों, नाना जातियां आ आकर इस देश में बसती रही हैं। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो हम लिखेंगे नाना जातियां मतलब अलग अलग प्रकार की जातियां आती रही और इस देश में बसती रही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अति संवादी शब्द में मूल शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग बताइए। तो इसमें
अति संवादी में शब्द में अति और सम ये तो है उपसर्ग, वाद जो है ये है मूल शब्द, और ई जो है वो है प्रत्यय। तो मूल शब्द जो होता है ना, मूल शब्द के आगे लगेगा, वो लगेगा यहाँ पर जो उपसर्ग रहेगा उपसर्ग, और मूल शब्द के पीछे लगता है वो रहता है प्रत्यय। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमारा पद्यांश, ये जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है आर्यों का, आर्य साहित्य का महत्व। आगे बढ़ेंगे। अब है एक अपठित गद्यांश, पढ़ के बाद में अपठित पद्यांश, उसमें से भी इसी तरीके से लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो इसे पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा आराम से, हम सीधा प्रश्नों पे चलेंगे। और प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं कि कवि पतवार लेकर मझधार में क्यों जाना चाहता है, तो कवि पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है क्योंकि वह कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराता नहीं है। नेक्स्ट है कि फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, मतलब कवि किससे नहीं डर रहा है, कवि उचित अनुचित टीका टिप्पणियों से नहीं डरता है। इस पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है, तो इस पद्यांश का मुख्य संदेश है निर्भीकता, विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। नव आशा के दीप लिए में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताना है आपको, तो प्रयुक्त अलंकार है बच्चों इसमें रूपक अलंकार। फिर है इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक रहेगा निर्भीकता और निडरता। अब हम करेंगे कि शत्रु शब्द का विपरीतार्थक शब्द पद्यांश में क्या है, वो है मित्र। तो ये तो हो गया हमारा अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश। और अब है आपका जो आपके पारिभाषिक शब्दावली में से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से ये पहला दिया हुआ है एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी थी बच्चों, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी और खरोष्ठी ये भारत की प्राचीन लिपियां थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जहाँ पे हमें अर्थ लगाना हो तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखो तीन शब्द शक्तियाँ होती है, शब्द शक्ति जो है वो तीन होती है। एक होती है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा 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 एक होती है, पहली अभिधा शब्द शक्ति होती है, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और तीसरी होती है बच्चों, तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखो जो अभिधा शब्द शक्ति है इसमें वाक्य का मूल अर्थ जो है ना, मूल अर्थ या मुख्य अर्थ हमें प्रकट होता है, इसीलिए इसका जो अर्थ होता है वो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है। इसका जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है, इसका अर्थ जो है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। हमें लक्षणों के आधार पर उस शब्द का वाक्य का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। और व्यंजना जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो ये सभी लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग रहता है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है और इसका जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है, व्यंग्यार्थ। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें याद कर लीजिए, व्यंग्यार्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहेगा हमारा अगला कि शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और अगर किसी प्रयोजन के हिसाब से अगर लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है बच्चों, काव्य पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है कि मैं निज रोदन में, रो रहा है, कवि रोने की बात करता है, फिर दूसरी तरफ कहता है मैं राग लिए फिरता हूं, संगीत की बात करता है। तो रोना और संगीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है सशक्तिकरण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। सशक्तिकरण का पारिभाषिक शब्द इंग्लिश में हम लिखेंगे एम्पावरमेंट, है ना, एम्पावरमेंट। जैसे महिला सशक्तिकरण तो विमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट डाउटफुल, इस शब्द का पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो डाउटफुल का रहेगा संदिग्ध, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। डाउटफुल का पारिभाषिक शब्द है संदिग्ध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वेब पत्रकारिता क्या कहलाती है। तो वेब पत्रकारिता को हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता भी हम इसे कहते हैं, साथ ही साथ हम इसे इंटरनेट पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ये इसके सारे के सारे आंसर जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है
इंट्रो किसे कहते हैं? तो देखो समाचार लेखन में जो समाचार लेखन के जो 3 भाग होते हैं उसमें इंट्रो जो होता है वो मुखड़ा कहलाता है हिंदी में। समाचार की शुरुआत जो है वो इसमें की जाती है और इसमें क्या होता है कि समाचार जो होता है ना वो उसमें जो मेन समाचार होता है वो सबसे ऊपर रहता है, तो घटते क्रम में समाचार दिए जाते हैं। मतलब यह है कि इसमें समाचार का मूल तत्व जो है वो प्रारंभ होता है। तो इसमें समाचार का मूल तत्व ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पानी गए न उबरे मोती मानस चून काव्य पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो सारे अर्थ एक ही शब्द में चिपके हुए रहते हैं। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। मतलब क्या है कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। एक कल हमने जो मॉडल एक पेपर किया था, पिछले साल एग्जाम में आया था प्रश्न कि अगर शब्द एक बार आवे लेकिन उसके अर्थ अगर अनेक हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर भी श्लेष अलंकार होता है कि शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। और जहां पर ध्यान रखना शब्द रिपीट होता है, अगर मान लो शब्द भी जैसे 2 बार 3 बार आया है तो अर्थ भी 2 या 3 होंगे उसके, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है ये विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। तो बच्चों बोली जो है ये बोली ही विकसित होकर के भाषा का रूप ग्रहण करती है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था लेखिका के मतानुसार इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये रहेगा कि कहना अनुचित है, कहना अनुचित है। फिराक गोरखपुरी के साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रुबैयों का प्रयोग किया गया है फिराक गोरखपुरी के साहित्य में बच्चों। नेक्स्ट है विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। इसमें विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? तो विप्लव रव से तात्पर्य होता है क्रांति, क्रांति का स्वर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली में है? तो ये विवरणात्मक शैली में लिखी गई है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय साहब की एक कविता है जहां पर दूरदर्शन पर व्यंग्य किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम कह सकते हैं करारा व्यंग्य जो है वो कवि ने किया है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बरसात के बादलों का स्वामी किसको माना है? इंद्र को बरसात के बादलों का स्वामी माना गया है। आपके लिए बाजार की सार्थकता से क्या तात्पर्य है? जहां निश्चित मूल्य पर हमें वस्तुएं मिल जाए तो हमारे लिए बाजार सार्थक है। अगला प्रश्न है कि लेखक भैंस चराते चराते क्या करने लगा? लेखक भैंस चराते चराते, लेखक आनंद यादव, जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव भैंस चराते चराते बच्चों कविता लिखने लगा। अगला है क्वेश्चन अतीत में दबे पांव पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में जाएगा? यह हिंदी साहित्य की यात्रा वृतांत में जाएगा या रिपोर्टाज में जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा यात्रा वृतांत या रिपोर्टाज। अब हम करेंगे खंड ब और खंड ब में आपके जो छोटे क्वेश्चंस जो लघुतरात्मक प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता के विकास में सरकार के सहयोग के बारे में लिखिए। तो देखो आप लिखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता के विकास में सरकार भी प्रचुर मात्रा में सहयोग कर रही है। सरकार के सभी मंत्रालय विभाग सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने अपने अनुभाग प्रारंभ किए हैं जो चाहे कुछ स्थानों पर आज तकनीकी उपेक्षा का शिकार हैं पर फिर भी डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। ये सभी मिलकर के हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो देखो सरकार ने कोशिश करी है लेकिन कई बार कुछ तकनीकी चीज़ों की कमी की वजह से सही ढंग से वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा हो, लेकिन फिर भी ये सारा एक डाटाबेस तो तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, इस पर एक आलेख लिखिए। तो बच्चों लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा इस आलेख को और अपनी एग्जाम की कॉपी में जरूर लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? आपने देखा होगा जो कविता है हमारी कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता में कवि जो है रघुवीर सहाय साहब ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है विशेष करके ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानता है, बाकी सबको कमज़ोर मानता है। वो कहता है कि हम अपने हिसाब से जो हमें कार्यक्रम प्रसारित करना है वो हमारे हिसाब से ही हम तय करेंगे। तो क्या कहते हैं कि कमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि रघुवीर सहाय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोच पर व्यंग्य किया है, करारा कटाक्ष किया है। दूरदर्शन पर
दूरदर्शन पर विभिन्न चैनलों के संचालक ये समझते हैं कि हम कुछ करने में समर्थ हैं। एक दुर्बल को लाएंगे कि दूरदर्शन की घोषणा उसके इसी अहंकार को सूचित करती है कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को, एक अक्षम व्यक्ति को हमारे कैमरे के सामने, हमारे स्टूडियो में हम लाएंगे और उससे हम प्रश्न पूछेंगे। वह सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं दूरदर्शन, तथा अन्य अशक्त और दुर्बल हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से दूरदर्शन की इस दूषित मनोवृत्ति पर जो है वो व्यंग किया है, करारा कटाक्ष से किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरीज को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? पाठ सीरीज के फूल पाठ के आधार पर समझाइए। तो बच्चों, अगर हम बात करें सीरीज के फूल पाठ के आधार पर सीरीज के पेड़ की, तो सीरीज का पेड़ जो है ना पूरे वर्ष फूलों से लदा फदा रहता है। विशेष करके ग्रीष्म ऋतु में जब सब कुछ सूख जाता है, पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, मिट्टी यहाँ तक कि जो है उसमें मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, पर तब भी अवधूत जो है वैसे का वैसा फूला हुआ जो है वो खड़ा रहता है। अवधूत सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि सभी परिस्थितियों में निश्चिंत रहता है। वह फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार जब गर्मी तथा लू से सारा संसार संतप्त रहता है, तब भी शिरीष लहलहाता रहता है, और इसी कारण उसे अद्भुत अवधूत कहा है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी भयंकर सर्दी में, हर मौसम में वो वैसा का वैसा लदा फदा रहता है। तो कवि ने कहा कि क्या पता ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है कि क्या है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक के छात्र जीवन से आज के विद्यार्थी को क्या शिक्षा मिलती है? आज का विद्यार्थी इतने सुख सुविधा मिलने के बावजूद नहीं पढ़ना चाहता, जबकि जूझ कहानी का लेखक आनंद यादव कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पढ़ना चाहता है। उसके घर वाले यानी उसके दादा उन्हें, उसके पिता उसे नहीं भेजना चाहते, पर फिर भी वो स्कूल जाना चाहता है और स्कूल जाकर के वो पढ़ना चाहता है। तो जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन के संघर्ष को देख करके आज के विद्यार्थी को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाए, यदि हमारी पढ़ने लिखने में रुचि हो तो जीवन में हम अवश्य ही पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है? देखो, सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, इसमें एक तरफ तो है परंपरावादी सोच रखने वाले घर के मुखिया, और दूसरी तरफ है उनके परिवार के लोग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा जो लिखी गई जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, इस सिल्वर वेडिंग में मानव की आधुनिकता की ओर प्रवृत्त होने वाली उसकी जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग किया गया है। वर्तमान परिवेश में लोग आधुनिकता के मोह जाल में फंसकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। जिस कारण हमारे मानवीय मूल्य का निरंतर पतन होता जा रहा है, मानव की इसी प्रवृत्ति का पर करारा व्यंग जो है वो इस कहानी में किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि आलोक धनवा की कविता का कवि परिचय दीजिए। ये आपका 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, किसी लेखक या किसी कवि का आपको परिचय देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कवि, अगर आलोक धनवा की बात करें, पतंग कविता इन्होंने लिखी है, हमारे सिलेबस में है। आलोक धनवा ने बहुत छोटी सी अवस्था में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर में हुआ था और 1972 से इन्होंने लेखन प्रारंभ किया था। उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, यह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। ये देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही हैं। इन्हें राहुल सम्मान, इन्हें साहित्य सम्मान, इन्हें भोजपुरी सम्मान, इन्हें पहल सम्मान आदि सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। तो महादेवी वर्मा आप लिख देना बच्चों। फर्रुखाबाद में 1907 में इनका जन्म हुआ था। ये छायावादी युग की कवियत्री मानी जाती है। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ थे, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, और इसमें एक तो थे पंत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 जो छायावाद के आधार स्तंभ थे उसमें से एक है महादेवी वर्मा की कई सारी रचना है, आप उनके नाम लिख देना यहाँ
यहाँ पे आप उनके देखें, निर्जा, निहार, रश्मि, है ना, और इसका श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, यामा विशेष रूप से याद रखना, इनकी यामा रचना जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि। इसके बाद इन्हें जो पुरस्कार मिले थे, पद्म विभूषण मिला इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण कवियत्री, आप इनके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया था। तो भक्तिन क्या करती थी कि वो किसी भी बात को शास्त्र में ले जाती, जैसे जब उससे कहा गया उसके सिर मुंडवाने के बारे में पूछा गया तो भक्तिन कहती है कि भाई शास्त्र में ऐसा कहा है। तो लेखिका ने कहा कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपने अनुसार सुलझा लेती थी। इस बात पर लेखिका ने उदाहरण दिया कि जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाना चाहा तो महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका। इस पर भक्तिन ने अपने को शास्त्र सम्मत बताया और कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। उसका यह वचन किसी शास्त्र का न होकर अपनी ओर से गढ़ा गया अथवा लोगों से सुना हुआ था, जिसे उसने शास्त्र का बता दिया। तो इस तरीके से उसने उदाहरण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 13वां, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि पैदा करी और लेखक एक दिन जो है वो कवि बन गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मराठी के जो शिक्षक थे श्री सौंदलगेकर, पाठशाला में मराठी भाषा के शिक्षक थे। वह शिक्षक होने के साथ ही साथ स्वयं कवि भी थे और काव्य रसिक भी थे। उनके अध्यापन की विशेषता निम्नलिखित थी। वह कविता पढ़ाते समय उसको स्वर सहित पढ़ाते थे। कविता के लय और गति के साथ वाचन करने से उनका भाव छात्रों के में सरलता से समझ में आ जाता था। वह कविता पढ़ाते समय उसको इसमें लीन हो जाते थे और सस्वर वाचन करने के साथ ही हाव भावों तथा अभिनय करके वो छात्रों के लिए बोधगम्य बना देते थे। श्री सौंदलगेकर को मराठी के साथ ही अंग्रेजी भाषा की अनेक कविताएं भी कंठस्थ थी। वह छंद शास्त्र के विद्वान थे और स्वयं भी कविताएं लिखते थे। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इसको अन्य छात्रों के साथ, और ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिए। कंप्लीट पीडीएफ जो है बच्चों इसकी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, जहां हमने 3 मॉडल पेपर बनाए हैं। वो तीनों मॉडल पेपर आपको वहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है, वो सारे निबंध लेखन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। देखो, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन केंद्र रहे हैं, जहां जहां से उत्खनन हुआ है, वहां से ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं मिला, किसी भी प्रकार के ऐसे के राजशाही के कोई चिन्ह वहां पे उपलब्ध नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि ये शस्त्रों के आधार पर तो शासित नहीं होती थी, ताकत के आधार पर तो ये सभ्यता शासित नहीं होती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली चीजों को वहां के अजायब घर में रखा गया है। वहां पर प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। क्योंकि भाई जहां राजतंत्र होता है वहां पे शासन को संचालित करने के लिए जो है वो युद्ध भी लड़ने पड़ते थे, शस्त्र भी होते थे, सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से इस प्रकार की चीजें नहीं मिली है। इस बात को लेकर पुरातत्वविदों का कहना है कि वहां पर कोई राजमहल या मंदिर नहीं है, राजाओं की समाधियां भी नहीं है। यदि वहां पर राज सत्ता का कोई केंद्र होता अथवा शक्ति का शासन होता तो ये सब चीजें वहां पर होती, पर ऐसा नहीं है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल राग कविता के प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बादल राग। तो इस बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके हित में कवि चाहता है कि बादल आवें, बादल बरसें, ताकि नया सृजन हो। तो उसी तरीके से जब कठिनाइयां पृथ्वी पर ज़्यादा भर जाती हैं, पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, तो क्रांति का आह्वान करता है कवि, और बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर के पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग आशा के नेत्रों से देखता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। शोषकों के प्रति व्यंजनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति कर आर्थिक विषमता मिटाने पर जो है वो कवि ने यहाँ पे जोर दिया है।
अब यहाँ पे खंड द शुरू होता है और यहाँ पे खंड द में रहेगा आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। तो देखो एक यहाँ पे हमने लिया है पद कि फिर बार बार गर्जन बरसण है मूसलाधार, ये बादल राग कविता से ली गई पंक्तियां हैं। पद है हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। सबसे पहले लिखना है संदर्भ। संदर्भ में आप कविता का नाम और कवि का नाम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी दिराला जी द्वारा रचित इनकी कविता बादल राग से ली गई और बादल राग जो है वो अनामिका उनके काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग और लिखेंगे कि निर्धन कृषकों द्वारा बादलों की प्रतीक्षा करते बताया गया है कि जो परिवर्तन की आकांक्षा और इच्छा लिए क्रांतिकारी बादलों की ओर ताक रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं वो। आगे व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या में आपको वो सब कुछ लिखना है जो इसमें दिया हुआ है। आप पढ़ लीजिए कि कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानते हैं और आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बहुत लंबा पेपर है, पूरे पेपर को हमें कवर करना है, पूरे पेपर को कवर करना है। यहाँ पे फिर अंत में आप लिखेंगे विशेष, ठीक है, अंत में लिखेंगे विशेष। विशेष में आप ये बता देना कि भाई ये सामाजिक क्रांति आने से दलित और शोषित को जनजीवन की आशा होती है ना, ये सारी चीजें आप लिख दीजिए। एक और है कि ये कीमत भी अदा करे है हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, फिराक गोरखपुरी साहब की रचना से ली गई पंक्तियां हैं। इसका आप इसी तरीके से संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित, अब ये गद्यांश पे आएगा, उस गद्यांश की भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। लिखा है कि मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। तो पंक्तियां पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो काले मेघा पानी दे जो पाठ है उस पाठ में से ये जो है वो गद्यांश लिया गया है। आप इस तरीके से इसका संदर्भ प्रसंग सहित लिख देंगे ना। काले मेघा आरो भाग 2 में काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित ये जो है वो गद्यांश पाठ लिया गया है। इसमें आप ये सारी चीजें लिख दीजिए। प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और ये आप कंप्लीटली इस तरीके से बच्चों लिख देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो आपका गद्यांश दिया हुआ है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। हमने पढ़ते ही पता चल गया ये भक्तिन पाठ से महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन से लिया गया है। आप संदर्भ में लिखेंगे और फिर करेंगे। अब यहाँ पर रहता है हमारा बच्चों रचना जो लेखन है वो प्रारंभ होता है। तो एक प्रश्न आपके ये है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। तो विज्ञप्ति तैयार करनी तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे कार्यालय का पता जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है और इससे ऊपर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं राजस्थान सरकार। ओके, तो ये यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान सरकार, नीचे ये आ गया हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। उसके बाद हम लिखेंगे पत्रांक और फिर इधर लिखेंगे दिनांक। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है, ये हो गया पत्रांक आपका पत्रांक। और पत्रांक कैसे लिखना मैंने आपको बताया ना, माँ सी वो हमने कैसे लिखा है एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो है ना पूरा नाम, इसके नाम प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर लिया जाता है। माध्यमिक का माँ, शिक्षा का सी, बोर्ड का बोर्ड, फिर राजस्थान अजमेर ऐसे हमने लिखा है। तो माँ सी वो ये क्रमांक हो गया 17/2023-24 और पत्र का क्रमांक 01। उस तरीके से दिनांक की रहती है कि जिस तारीख को आप लिख रहे हो वो तारीख आप लिख दीजिए। फिर आपको नीचे यहाँ पे विज्ञप्ति लिखना, डायरेक्ट जो भाषा है वो आपको सीधे सीधे बतानी है, ज्यादा कुछ भी नहीं। पेपर में जो कहा है वही आपको लिखना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा की तिथि पहले ये थी, इसको ली जानी थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि में परिवर्तन किया जाता है और अब ये परीक्षा जो वो इस तारीख को आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और सचिव कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल सा है, पूरे आपके नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र यानी लाइसेंस जारी करवाना है तो उसके लिए आपको एक ज्ञापन लिखना है। तो उसमें भी सेम रहेगा, ऊपर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, जैसे अपने कार्यालय का नाम बताया था आपको लिखेंगे, फिर ज्ञापन लिखेंगे, इधर पत्रांक लिखेंगे, इधर दिनांक लिखेंगे। अब देखो पत्रांक दो तरीके से मैंने पहला बताया था, अगर पूरा लिखना चाहो तो आप लिखेंगे राउ मावी, तो यहाँ लिखेंगे राउ मावी स्लैश करके 2024 17 रहेगा, फिर स्लैश करके आप क्रमांक लिख देना 0123 ऐसे, ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब जिसको पत्र ज्ञापन लिख रहे हैं ना उनका यहाँ पे पता आएगा, ये पता हम नीचे भी लिख सकते हैं
हैं, जहाँ पे लास्ट जब ये विज्ञापन जब पूरा होता है तो वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। विषय आपको लिखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने के लिए, और ये सारी बातें इसमें बता दीजिए कि भाई हमारे विद्यालय में काफ़ी बच्चे जो है वो वाहन लेकर के आते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं, 4 व्हीलर भी लेकर के आते हैं, दूर दराज के बच्चे आते हैं, उनके लाइसेंस नहीं है, आपका कार्यालय काफ़ी दूर पड़ता है, बच्चों को वहाँ तक आने में परेशानी होती है, भीड़ भी वहाँ ज़्यादा रहती है, तो आप एक काम करिए, आपसे निवेदन है हमारे विद्यालय में कैंप लगा दीजिए और आप इन सबका जो है वो अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रदान इन्हें कर दीजिए। उसके बाद इधर हस्ताक्षर हो जाएंगे संस्था प्रधान और स्कूल का नाम। अब यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट करने के बाद में एक रहेगा बच्चों आपका निबंध लेखन, जो कि 300 शब्दों का रहेगा। हिंदी साहित्य में 400 शब्दों का है और इसमें 300 शब्दों का है। 5 नंबर का आपका टॉपिक है और यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे बाल श्रम से जूझता बचपन, भारत के उन्नति की ओर बढ़ते कदम, मेरा प्रिय साहित्यकार और बालिका शिक्षा। तो हमने एक टॉपिक बालिका शिक्षा पर यहाँ पे निबंध लिखा है। वैसे हमने इन सब टॉपिक पर निबंध लिखे हुए तैयार हैं। आप हमारे ऐप में जाएंगे, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, आपको वहां पे सारे के सारे निबंध मिल जाएंगे। तो देखो, बालिका शिक्षा पर जब हम निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले हमें संकेत बिंदु बनाने हैं। आप इसे रूपरेखा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी रूपरेखा क्या रहेगी, किन किन पॉइंट्स को हम छूते हुए इस निबंध को हम कंप्लीट करेंगे, तो वो हमारी रूपरेखा रहती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संकेत बिंदु। बच्चों, अगर फिर भी समझने में आपको कोई कठिनाई रहती है, कोई आपका कुछ भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका उसे कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे जब हम संकेत बिंदु लिखेंगे या रूपरेखा लिखेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्रस्तावना। ध्यान रखना, 2 पॉइंट तो फिक्स होते हैं निबंध लेखन में, पहला प्रस्तावना और अंतिम उपसंहार। प्रस्तावना, फिर चूंकि बालिका शिक्षा है ना, तो हमारा जो टॉपिक क्या है उस टॉपिक के आधार पर हम बाकी पॉइंट्स बनाएंगे। तो बालिका शिक्षा का क्या महत्व है, वर्तमान स्थिति क्या है, प्रगति के प्रयास सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, और फिर अंत में लिखेंगे उपसंहार। और मैंने कहा था कि जब हम शुरुआत करते हैं तो किसी भी निबंध की शुरुआत में आपको किसी महान व्यक्ति की कुछ पंक्तियां, उसके उद्धरण डाल दीजिए या फिर कुछ काव्य पंक्तियों से शुरुआत करिए। और काव्य पंक्तियां तो साहित्य की जान होती है बच्चों। आप लिखेंगे कि बेटी को शिक्षा का है अधिकार, बेटी को शिक्षा का है अधिकार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। तो ये काव्य पंक्तियां यहां से हमने शुरुआत कर। देखो, हमने 2 लिखी, आप चाहो तो ये लिखो, ये ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 पंक्तियां लिख दीजिए बस। इसमें से दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, लड़कियों को शिक्षित करें और राष्ट्र को सशक्त बनाएं। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। तो प्रस्तावना में इस तरीके से करनी है शुरुआत। दूसरा हमारा रहेगा बालिका शिक्षा का महत्व, उसके बाद रहेगा वर्तमान प्रयास। बीच बीच में भी आप जो है ना, ये काव्य पंक्तियां लगा सकते हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाओ। उसके बाद प्रगति के प्रयास और अंत में रहेगा हमारा उपसंहार। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। और उपसंहार में भी अगर आपके पास अच्छा तैयार है तो आप लोग यहाँ पे काव्य पंक्तियां जो है वो लिख सकते हो। आशावादी एक उपसंहार आपका होना चाहिए। हमने जो जितने भी निबंध तैयार किए हैं बच्चों, उन निबंध में हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं। सारे आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारे ऐप में आप जाइए, या तो जहाँ मॉडल पेपर वाला जो हमारा कोर्स है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो हमें मैसेज करिए। हमारी कुछ वीडियोज़ की PDF हम वहाँ पर भी शेयर करते हैं, आपको मिलेगी हमारे वीडियोस की PDF। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सारे हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये हमने एक मॉडल पेपर किया है, ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। और इसके अलावा हमारे पास और जो 2 मॉडल पेपर बचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी हम 2 मॉडल पेपर और लेकर के आ रहे हैं। हिंदी के और इंग्लिश कंपलसरी के 3 मॉडल पेपर बाकी है बच्चों, तो वो 3 मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ एवरीडे हमारी शाम को होती है लाइव क्लास, आप जरूर ज्वाइन करिए। MCQs टाइप के क्वेश्चंस हम वहां पे कवर करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो आपका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका कवर करवाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।